नमस्कार छात्रों, आज हम भूगोल की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जो है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के सूचक: पहला लिंग अनुपात, दूसरा आयु संरचना, तीसरा ग्रामीण नगरीय संगठन, चौथा शिक्षा, पांचवा व्यावसायिक संरचना। सर्वप्रथम हम लिंग अनुपात को समझेंगे। लिंग अनुपात अर्थात किसी देश की जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों के बीच अनुपात। लिंग अनुपात को विश्व के विभिन्न देशों में दो प्रकार से मापा जाता है। पहला, पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणा 1000, अर्थात 1000 स्त्रियों के ऊपर पुरुषों की संख्या। दूसरा प्रकार है स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंग अनुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचक होता है, अर्थात किसी भी देश के समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, समानता आदि का स्तर उस देश के लिंग अनुपात द्वारा पता चलता है। जिस देश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक होती है, उस देश में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है। उन देशों में जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है, वहां हमें मुख्यतः स्त्रियों के साथ निम्न समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे लिंग भेद, समाज में असमानता, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों को निम्न आर्थिक स्तर पर देखा जाना। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी क्षेत्र में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल नहीं है, तो इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ही उस क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। यह भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में पुरुषों ने रोजगार के अच्छे अवसरों की तलाश के कारण वहां पर प्रवास किया हो, जिसके कारण अनुपात में पुरुषों की संख्या उस क्षेत्र में बढ़ जाती है। मतलब लिंग अनुपात पुरुषों के अनुकूल हो जाता है। अब हम विश्व में लिंग अनुपात की स्थिति को प्रति 100 स्त्रियों पर जानेंगे। विश्व में प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। इसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात लाटविया में है, जहां 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। वहीं न्यूनतम लिंग अनुपात वाला देश है संयुक्त राज्य अमीरात, जहां 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं, अर्थात स्त्रियों के मुकाबले पुरुष 3 गुना हैं। इस देश में पुरुषों की संख्या स्त्रियों के मुकाबले इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों की जन्म दर कम है और बहुत सारे पुरुष कमाने के उद्देश्य से भी इस देश में प्रवासित हुए हैं। इस कारण इस देश में हमें स्त्रियों की संख्या काफी कम देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध सभी राष्ट्रों में से 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है, वहीं शेष 72 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है, अर्थात स्त्रियों की संख्या कम है। सामान्यतः एशियाई देशों में लिंग अनुपात निम्न है, जैसे चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान आदि। वहीं दूसरी तरफ रूस सहित यूरोपीय देशों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों के मुकाबले कम है, अर्थात लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, क्योंकि इन देशों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। और वहीं भारत जैसे देश में हम स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानते ही हैं। आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आयु संरचना जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। आयु संरचना के अंतर्गत 3 आयु वर्ग होते हैं। 0 से 14 आयु वर्ग के बच्चे आश्रित जनसंख्या, 15 से 59 आयु वर्ष कार्यशील जनसंख्या, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या, जो आश्रित जनसंख्या भी कहलाती है। आयु संरचना जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक क्यों है?
आइए जानते हैं। आयु संरचना जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक क्यों है? सबसे पहला कारण है, किसी भी देश में यदि 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अर्थात बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस देश में हमें 3 महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। पहला यह कि जन्म दर बहुत अधिक है, दूसरा ये कि आगे आने वाले वर्षों में जनसंख्या और तीव्रता से बढ़ेगी, और तीसरा उस देश में संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है क्योंकि 0 से 14 वर्ष के बच्चे पूर्णतः आश्रित होते हैं और उन पर निवेश की भी अधिक मात्रा होती है। दूसरा कारण है 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या तो कहलाती है और जनसंख्या के इस वर्ग पर कमाने का बहुत अधिक दबाव होता है ताकि यह वर्ग आश्रित जनसंख्या अर्थात 0 से 14 वर्ष और 60 साल से अधिक आयु वर्ग का पोषण कर सके। आयु संरचना के अंतर्गत आयु लिंग संरचना का पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड। अब हम आयु लिंग संरचना को जनसंख्या पिरामिड के द्वारा समझते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या है? यह जनसंख्या जिसमें स्त्री व पुरुष की आयु और लिंग संरचना का एक लेखाचित्र प्रस्तुतिकरण है। जनसंख्या पिरामिड की विशेषताएं। पहला, जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है, अर्थात क्या जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है या घट रही है या बढ़ नहीं रही है। दूसरा, प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुष का प्रतिशत और दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार। पहला, विस्तारित होता जनसंख्या पिरामिड। दूसरा, स्थिर जनसंख्या पिरामिड। तीसरा, हासमान जनसंख्या या घटती जनसंख्या पिरामिड। अब हम जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकारों को एक एक करके पढ़ेंगे। सर्वप्रथम, विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित होती जनसंख्या के पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार होता है। यह अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात आश्रित जनसंख्या 0 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। त्रिभुजाकार की आकृति का पिरामिड हमें यह बताता है कि जन्म दर अधिक है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश और अफ्रीका के अल्प विकसित देशों की जनसंख्या के पिरामिड को देखेंगे तो हम ऐसा ही पाएंगे। जनसंख्या पिरामिड का दूसरा प्रकार है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। स्थिर जनसंख्या पिरामिड की विशेषताएं। यह पिरामिड घंटे की आकृति का सा दिखता है, अर्थात पिरामिड नीचे से मध्य तक लगभग समान आकृति प्रदर्शित करता है और ऊपर से संकरा है। इस प्रकार का पिरामिड हमें यह बताता है कि देश की जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर समान है, जनसंख्या वृद्धि दर कम है और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर है। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग का अनुपात अन्य सभी आयु वर्गों से अधिक है। इस प्रकार का पिरामिड विकसित देशों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या पिरामिड का तीसरा प्रकार है हासमान जनसंख्या पिरामिड। हासमान जनसंख्या पिरामिड की विशेषताएं। इस प्रकार का पिरामिड पान के पत्ते की आकृति का नजर आता है। यह पिरामिड नीचे से बहुत संकीर्ण है, अर्थात 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कम है। निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की जनसंख्या वाले देशों में जनसंख्या कम होती दिखती है क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम पाए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर 0 अथवा ऋणात्मक होती है।
इस प्रकार का पिरामिड विकसित देशों में पाया जाता है, जैसे जापान। वृद्ध होती जनसंख्या। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से अधिक हो जाता है। ऐसा इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि पहला, आयु वर्ग में बढ़ा हुआ जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ जाती है। दूसरा कारण है कि अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्तता एवं पोषण युक्त आहार को ग्रहण करने के कारण लोग स्वस्थ व लंबा जीवन जीते हैं। जन्म दर में गिरावट के कारण जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है। ग्रामीण नगरीय संगठन। विश्व के प्रत्येक देश में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अंतर देखने के मापदंड अलग अलग होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित का स्तर अलग अलग देखने को मिलता है: आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास का स्तर। सर्वप्रथम हम नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के व्यावसायिक संरचना के बारे में जान लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग मुख्यतः प्राथमिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होते हैं और नगरीय क्षेत्रों में लोग मुख्यतः गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होते हैं। अब हम आते हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन पर। विश्व के विभिन्न देशों में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आयु संगठन में भिन्नता देखने को मिलती है। आयु लिंग संरचना की प्रवृत्ति। आयु लिंग संरचना की प्रवृत्ति हमें विकसित और विकासशील देशों में भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। विकसित राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अच्छी शिक्षा का स्तर देखने को मिलता है एवं स्त्रियों की स्थिति अच्छी होने के कारण यहाँ स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में रोजगार व शिक्षा के बेहतर अवसर की तलाश में प्रवास करती हैं। वहीं पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों में रुकते हैं वाणिज्यिक कृषि करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों का संचालन पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए हमें संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में शहरी क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक देखने को मिलती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। अब हम विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात की ओर नजर डालेंगे। भारत जैसे विकासशील देश में रोजगार की तलाश में पुरुष शहरों की ओर प्रवास करते हैं और स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्रों में रुककर परिवार का पोषण करती हैं और खेतों में काम करती हैं। इस कारण भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि वह रोजगार के अवसरों के लिए शहरों में प्रवास नहीं करती, पुरुष प्रवास करते हैं। लिंगानुपात शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है, क्योंकि विकसित देशों में शहरों में स्त्रियां ज़्यादा हैं, वहीं विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। इसके निम्न कारण हैं। पहला, भारत जैसे विकासशील देश में पुरुष प्रधान समाज के कारण यहाँ लिंग अनुपात पुरुषों के अनुकूल है। दूसरा, स्त्रियां शहरों में प्रवास नहीं कर पाती, क्योंकि नगरों में आवास की कमी है। तीसरा, नगरों का रहन सहन उच्च लागत वाला है। चौथा, नगरों में रोजगार के अवसरों में कमी है। पांचवा, महिलाओं की सुरक्षा में कमी। साक्षरता। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि साक्षरता किसे कहते हैं। भारत में 7 वर्ष से अधिक वर्ष का व्यक्ति जो कोई एक भाषा पढ़ लिख और समझ सकता है एवं जिसे न्यूनतम गणना का ज्ञान है, वह व्यक्ति भारत में साक्षर कहलाता है। फिर भी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% थी। विश्व के कई देशों में साक्षरता की यही परिभाषा है एवं वहां पर
साक्षरता दर 100% है। साक्षरता का महत्व। साक्षर जनसंख्या का अनुपात किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। साक्षरता के अच्छे स्तर से किसी भी देश में लोगों के रहन सहन के उच्च स्तर का पता चलता है। जिन राष्ट्रों में साक्षरता अधिक होती है उन राष्ट्रों में सामान्यतः स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अच्छी देखने को मिलती है। लोगों के बौद्धिक स्तर का विकास होता है। किसी भी देश की साक्षरता का अधिक होना उस देश की सरकार की अच्छी व उच्च साक्षरता नीतियों का भी परिचय देती है। किसी भी राष्ट्र की उच्च साक्षरता उस देश की महिलाओं की अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सूचक बनती है। व्यावसायिक संरचना। जैसा कि हमने आयु संरचना में पढ़ा है कि 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। कार्यशील जनसंख्या मुख्यतः 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होती है। प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्माण उद्योग आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं सम्मिलित होती हैं तथा चतुर्थ क्रियाकलाप में अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्य सम्मिलित होते हैं। इन 4 क्रियाकलापों में सम्मिलित कार्यशील जनसंख्या का अनुपात उस देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। चलिए जानते हैं कैसे। किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होता है तो वह देश की अर्थव्यवस्था भी आदिम अवस्था की स्पष्ट करता है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलापों में प्राकृतिक संसाधनों का ही दोहन होता है। इसमें लाभ कम होता है। इस प्रकार के देश विकासशील और अविकसित स्तर के होते हैं। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि किसी देश की कार्यशील जनसंख्या द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ क्रियाकलापों में सम्मिलित होती है तो उस देश में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। वह ऐसे राष्ट्र विकसित राष्ट्र होते हैं क्योंकि उस देश की जनसंख्या आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में होती है, जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश। छात्रों, आज हमने जनसंख्या संगठन के विभिन्न सूचकों के बारे में पढ़ा। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।